नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं मुकेश कुमार आपके सामने 10 की बात के साथ। आज 10 की बात में जो खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं वो संबंधित है जातीय जनगणना से, जिस पर राजनीति अभी गर्म है। इंडी गठबंधन इसे लेकर हमलावर है। हर मंच से हर नेता जातीय जनगणना की बात कर रहा है। बिहार में पिछले साल आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के नाम पर जो आंकड़े जुटाए गए थे उसमें जाति का जिक्र भी शामिल था और जाति के आंकड़े जुटाए भी गए। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको वायरल और ट्रेंडिंग खबर की जानकारी देंगे, फिर कल की हेडलाइन आपको बताएंगे और अंत में गुड न्यूज के साथ आपको शुभ रात्रि कहेंगे, जो हम करते हैं। तो करते हैं 10 की शुरुआत और बात सबसे पहले सेगमेंट में विस्तार से जातीय जनगणना की बात। जातीय जनगणना पर चल रही राजनीति के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार डिजिटल तरीके से जनगणना करवाने की तैयारी कर रही है। इस गणना में आर्थिक, सामाजिक और लिंग आधारित जानकारी जो है वो तो ली ही जाएगी, साथ में एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या की जानकारी भी एकत्रित की जाएगी, जैसा कि हर जनगणना में की जाती है। जिस जाति के आंकड़े को एकत्र कर विपक्ष अपनी जातीय राजनीति को धार देना चाहती है, सरकार उसी की काट के लिए यह डिजिटल जनगणना की शुरुआत करवा रही है। 2021 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका था। अब सरकार उस समय एकत्र आंकड़े को अपडेट कर रही है। विपक्ष के साथ एनडीए के कुछ घटक दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर सरकार पर हमलावर भी हो रहे थे। आपको बता दें कि 1931 के बाद से अब तक देश में जातीय जनगणना कभी भी नहीं हुई है। बिहार में अभी जाति के जो आंकड़े जुटाए गए हैं वो जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय सर्वेक्षण है। जातीय जनगणना सर्वेक्षण में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, एक बहुत ही सटल लाइन है जिससे इसको विभेद किया जाता है। लेकिन तकनीकी तौर पर आपको मैं बता दूं कि सर्वेक्षण में एकत्र जातीय आंकड़े को जातीय जनगणना के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हमें जातीय जनगणना यानी जाति का आंकड़ा हमें जानना है। यहां एक बात और साफ करना जरूरी है कि जनगणना संविधान की सेंट्रल लिस्ट में है, यानी केंद्रीय सूची में है, और इससे जुड़े नियम बनाने और जनगणना करना केंद्र की जिम्मेदारी है, यानी राज्य सरकार चाह के भी इसे नहीं कर सकती। 1948 के जनगणना एक्ट के मुताबिक भी जनगणना करना और जनगणना से जुड़े नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। 29 अगस्त 2023 को जब जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उस याचिका के आधार पर जब उस पर सुनवाई हो रही थी और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, तब केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था। हलफनामा दायर करके अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा था कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इसी हलफनामे को तुरंत कुछ घंटों के बाद ही केंद्र सरकार ने बदल दिया और दूसरा हलफनामा जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, और उसमें से एक लाइन जो पहले उन्होंने कहा था कि केंद्र ने अपने हलफनामे से कुछ घंटे के बाद ही दूसरी लाइन जो संशोधित की थी उसमें किया था कि इस संशोधन के बाद बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की थी। उस वो जो लाइन थी उसमें कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि जातीय जनगणना से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी आंकड़ा राज्य सरकार या कोई भी दूसरी एजेंसियां जुटा नहीं सकती, जिसे बाद में संशोधित कर दिया गया, उसे हटा लिया गया दूसरे हलफनामे में। और उसके बाद से ही इस संशोधन के बाद बिहार सरकार ने जनगणना में जातीय आंकड़े को इकट्ठे किए। हालांकि जनगणना हम लोग कहते हैं, लेकिन दरअसल वो जनगणना नहीं बल्कि वह एक आर्थिक सर्वेक्षण है, लेकिन आंकड़े जो है सर्वेक्षण के नाम पे जातियों के भी जुटाए गए। सर्वेक्षण का नाम केवल दिया गया और अब सभी जातियां, सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बना रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने इसे अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया और कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जातीय जनगणना कराएगी। जातीय गणना के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण की बात पहले से ही की जा रही थी। अब जातीय जनगणना इससे पहले की राजनीति की धुरी बने, केंद्र सरकार ने डिजिटल जनगणना कराकर इसका जवाब देने की कोशिश की है। सरकार एससी, एसटी और ओबीसी की गणना को पहले से ही कर रही है, इस बार भी कर रही है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी में शामिल जातियों की जनगणना जो है वो नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे समाज में भेद पैदा होता है, भेदभाव पैदा होता है। इस भेदभाव से दूर रहने के लिए, हालांकि बीच में एक बार ऐसा किया गया था 31 के बाद भी 51 में जो है वो जात की जनगणना की गई थी, लेकिन उस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया था। उस समय भी यही तर्क दिया गया था कि इससे जातीय भेद पैदा होगा, जातियों के बीच में जो है एक दूरी पैदा होगी, उससे सामाजिक समरसता खत्म होगी।
जाति की गणना कर फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति की शुरुआत नहीं करना चाहती है सरकार। जो राज्य जाति के आंकड़े जुटाना चाहते हैं वो सर्वे या सर्वेक्षण के जरिए इसे जुटा सकते हैं, जैसा कि हलफनामा में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है। और जो कानून है, कानून भी यही कहता है। अपनी योजना जो है अगर तैयार करने के लिए आपको जाति की संख्या जाननी जरूरी है तो आप अपने आधार पे, अपने राज्य स्तर पे वो आंकड़ा जुटा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार या संविधान कहीं से भी कोई रुकावट पैदा नहीं करता। देश में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसा पहली बार होगा कि देश भर में डिजिटल तरीके से जनगणना का काम किया जाएगा। इसके तहत इस बार नागरिक स्वगणना भी कर पाएंगे, यानी ये डिजिटल है, स्वगणना भी कर पाएंगे। उनको सारे डेटा जो है उनके सामने होगी। जनगणना प्राधिकरण के स्वगणना पोर्टल को तैयार कर लिया गया है। इस बार इसे लॉन्च बस करना बाकी है, अभी बाकी है। और इस प्रक्रिया के दौरान आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर को डेटा में अनिवार्य रूप से एकत्रित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर 12,000 करोड़ से अधिक का खर्चा आने का अनुमान है। बता दें कि हर 10 वर्षों में संविधान के मुताबिक हर 10 वर्ष में जनगणना करवाए जाना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही जनगणना का कार्य पूरे देश भर में करवाया जाना डिजिटली शुरू कर दिया जाएगा। जनगणना की प्रक्रिया के दौरान आम जनता से 31 सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं सवालों के जरिए जो है आप बहुत सारे डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इस डेटा को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप बहुत तरीके के सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक तौर पे SC ST को लेकर के आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर पाएंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि वो 31 सवाल कौन है, क्या है जो इन जनगणना में पूछे जाएंगे। नजर डालते हैं उन सवालों पर और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो सवाल क्या है। हमारे पीछे जो स्क्रीन है इस पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो सवाल क्या है। 31 सवाल जो है सरकार ने तैयार किए हैं, डिजिटल जनगणना के सवाल हैं। घर के बारे में 7 सवाल पूछा जाएंगे कि भवन की संख्या कितनी, यानी आपके पास घर कितने हैं, कितने उसमें भवन है। उसके बाद डिजिटल गणना के सवाल हैं, घर के बारे में 7 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है भवन की संख्या के बारे में कि आपके पास कितने भवन है, 1 2 3 4, आप उसमें बता सकते हैं। घर के बारे में दूसरा जो सवाल है मकान का नंबर कितना है, क्या नंबर है, यानी एड्रेस और नंबर ऑफ हाउस भी, यानी इसका ये केवल एड्रेस ही नहीं बल्कि नंबर ऑफ हाउस। मकान की स्थिति क्या है, पुरानी है, कितनी पुरानी है, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है या केवल एक है। मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त जो प्रमुख सामग्री है उससे आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा वो लगाया जाएगा। इसलिए फिर मकान का उपयोग किस लिए, और क्या आप किराए पे लगाए हुए हैं या उसमें कोई बिजनेस चल रहा है या आप खुद उसमें रह रहे हैं। मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, आपका है या आपके फादर का है, इसमें जो है किसी भी तरीके की बंटवारे की स्थिति है। मकान का निर्माण किस उद्देश्य से हो रहा है, बिल्कुल। और है परिवार के मुखिया का नाम क्या है, ये भी एक 11 जो सवाल है इसमें कि परिवार का जो मुखिया है वो मुखिया का नाम क्या है। और सवाल है घर में कितने लोग रहते हैं, यानी परिवार की संख्या जो है क्या है वो भी आपको बताना जरूरी है। और क्या मुखिया SC ST या अन्य समुदाय से है, अन्य समुदाय यानी OBC अदर जो बैकवर्ड कास्ट है उससे आते हैं क्या, उसकी भी आपको पूरी जानकारी। फिर उसके बाद स्त्री और पुरुष, जैसा कि आपको अपने लिंग के बारे में बताना पड़ेगा, स्त्री है पुरुष है। और उसके बाद जो उभय लिंगी को भी इसमें शामिल किया गया, तृतीय लिंग की संख्या भी आपको बतानी पड़ेगी, जो आप इसमें क्या LSBT की संख्या भी इसके जरिए जो है निकाली जाएगी। सरकार उसकी जनसंख्या भी कर रही है। विवाह दंपत्ति कितने, विवाहित दंपत्ति यानी आपका फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं तो विवाहित दंपत्ति उसमें कितने हैं। माता पिता के अलावा यदि बेटी और बेटा साथ रहना है तो क्या वो शादीशुदा है या नहीं, ये भी आपको पूछी जाएगी। कमरों की संख्या कितनी है ये भी पूछी जाएगी। और इससे सरकार जो एक अनुमान निकालेगी कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, इसे मुख्य स्रोत ये जानने का है कि सरकार ने जो योजना चलाई हुई है क्या उस योजना के तहत मिल रहा है या आपने स्वयं से किया हुआ है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, क्या आप सोलर यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं या अभी भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। शौचालय की सुलभता क्या है, शौचालय आपके पास है, क्या आपने जो सरकार की स्कीम है उसके तरह किया है। पेयजल की उपलब्धता क्या है, शौचालय की उपलब्धता क्या है। रोशनी ऊर्जा का स्रोत आपके क्या है, घर में कोई रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है। वाहनों के बारे में पूछा जा रहा है, टीवी, फ्रिज, कुर्सी, टेबल, सब चीज़ के बारे में। क्या कोई टेलीविज़न है ये भी पूछा जाएगा, टेलीविज़न कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, स्मार्ट टीवी है या दूसरा है, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, ये भी उसमें जानकारी मांगी गई है। 31 सवाल है और इन 31 सवालों के जरिए सरकार पूरा आकलन करती है। लैपटॉप चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं या दोनों चलाते हैं, इसकी भी जानकारी अगर आपके पास दोनों चीज़ है तो वो भी आप जो है वहाँ पर रखें। घर में कोई बेसिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है कि नहीं है। बहुत सारे लोग लैंडलाइन अब नहीं रखते हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी रखते हैं, तो अगर आप लैंडलाइन रखते हैं तो उसकी जानकारी भी सरकार मांग रही है। मकान में शौचालय है या नहीं ये भी जानकारी सरकार मांग रही है। और इन जानकारी के बाद ही योजनाओं को तैयार किया। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, यानी
जो नगर निगम का सिस्टम है क्या उससे आप अपने टॉयलेट को फ्लश कर रहे हैं या कोई सेपरेट व्यवस्था है? स्नान घर है या नहीं, इसकी व्यवस्था भी ये भी पूछा जा रहा है। आपके घर में अगर है तो स्नान घर है कि नहीं। और सवाल है रसोई घर और एलपीजी और पीएनजी गैस कनेक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सरकार इसके लिए योजना चलाती है। तो सरकार की योजना का लाभ कहाँ कहाँ मिल रहा है ये भी पता चलेगा। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन इनमें से क्या है? जो ईंधन, दो चीज़ हमने पीएनजी और एनजी पूछा था, उनमें से कौन से मुख्य ईंधन के जरिए खाना पकाया जाए? घर में 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, वाहनों की संख्या क्या है वो भी आपसे पूछा है। कोई कार है, जीप है, वैन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी ताकि आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा सरकार आराम से लगा सके। मोबाइल नंबर जनगणना संबंधी सूचना के लिए आपके पास है, क्योंकि मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों चीज़ों को इसमें रखना ज़रूरी है और ये आपको देना पड़ेगा। और ये तो हुई बात जो डिजिटल जनसंख्या के बारे में हमने बताया कि क्या है और किस तरीके से जनगणना की जाएगी। हालांकि जनगणना से जुड़ी कुछ खास बात हमने की और आपको बता दें कि देश में पहली बार 1881 में यह जनगणना हुई थी और इसके बाद 10 साल में जनगणना होती रही। 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी। 1941 में भी जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन इसके कुछ आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। 2011 में आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण हुई थी जाति गणना के आधार पर और इसलिए 46 लाख से ज़्यादा जातियाँ इसमें दर्ज हुई थी। बिहार में जातिगत जनगणना के लिए बिहार सरकार ने बिजली पानी बिहार में जो है उसकी स्थिति का भी उसमें एक कॉलम दिया था, उसके जरिए जानने की कोशिश की थी और एक ऐप भी बनाया था और इस ऐप के जरिए भी ये सारी चीज़ें जो है जनगणना का डेटा जो है उसमें एकत्र किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो सर्वेक्षण चूंकि किया गया था, इसलिए उसके आंकड़े सार्वजनिक अभी नहीं किए गए हैं, लेकिन सरकार के पास है और उन आंकड़ों के आधार पर सरकार जो है योजनाएं बना रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी खबर, जो दूसरा सेगमेंट हमारा है। ये तो जनगणना की बात थी, पहला जो विस्तार से हमने बताया जातीय जनगणना के जगह जो है जो जनगणना करा रही है सरकार, डिजिटल जनगणना करा रही है। जातीय जनगणना नहीं कराएगी, वो वर्गों को लगेगी, यानी SC, ST और OBC की संख्या कितनी है इसके आधार पर आंकड़े बनेंगे, जो अब तक होते आ रहे हैं। तेंदुलकर कमेटी में भी OBC की संख्या जो निर्धारित की गई थी। योजना आयोग पहले था, योजना आयोग के जरिए की गई थी। अब नीति आयोग है, नीति आयोग भी जो है अपने डेटा तैयार कर रहा है। ये जो जनगणना तैयार होगा, ये जो दूसरा तैयार होगा वो इसमें लिखा। अब क्या है दूसरा, बिहार में जो जाति सर्वेक्षण किए गए थे उस बिहार में क्या क्या सवाल पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताते हैं। परिवार के सदस्यों का पूरा नाम क्या है, जो बिहार में, जो कि ये डेटा सरकार ने कलेक्ट कर लिया। अभी जो मैंने आपको देश के बारे में बताया था वो कलेक्ट किया जाना है। पिता या पति का नाम क्या है, यानी आप डिपेंडेंट कौन है, पति पर डिपेंडेंट है या पिता पे डिपेंडेंट है, ये आपको बताना है। उसके बाद परिवार के प्रधान सदस्यों में से आपका संबंध क्या है, पिता है आपके, है आप पुत्री हैं या पुत्र है या आप बहू हैं, वो उनके साथ है वो भी बताए। उसके बाद एज क्या है आपकी, फिर आपकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन वो भी है कि लिंग क्या है आपका, स्त्री है पुरुष है उभय लिंगी है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको बताना है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति क्या है, आप विवाहित हैं या विवाहित नहीं हैं, ये भी आपको बताना है। ये सारे डेटा जो है कलेक्ट कर लिया गया पिछले। आपका रिलीजन क्या है, धर्म भी जानने की कोशिश, हालांकि धर्म का जो कॉलम है वो अपने जो केंद्र वाला है उसमें भी है। धर्म का नाम क्या है, किस धर्म से हैं आप, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी है आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा धर्म का कॉलम। यानी रिलीजियस डेटा भी जो है लोगों के जनगणना में हमारी कितनी है वो भी आपको करेगा। उसके बाद जाति का नाम जो है ये है कि ये मुख्य जो राजनीति का जो मुद्दा है वो ये है कि आपकी जाति क्या है। और ये जाति आपको बता दें कि ये सर्वेक्षण है, जातीय सर्वेक्षण, ये जातीय गणना नहीं है। इसलिए इस डेटा का, यानी इसके जरिए जो डेटा आपने एकत्र किया है बिहार सरकार ने, उस डेटा का इस्तेमाल वो जातीय संख्या बताने के लिए नहीं कर सकती। और यही जो है संविधान यहाँ पर आ जाता है। संविधान जो कहता है 1948 का कानून भी है और 7वीं अनुसूची में जो जारी किया गया है 246 जो हमारा आर्टिकल है वो बताता है कि जनगणना करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार अपने तरफ से जातीय जनगणना या किसी भी तरह की जनगणना नहीं कर सकती है। और ये जो डेटा जो बिहार सरकार ने जुटाया है जातीय जनगणना सर्वेक्षण के आधार पे, उसको नहीं करेगा। अब चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आज ट्रेंडिंग क्या है और वायरल क्या है। कुछ लोगों को रोमांच बहुत ही शौक होता है और वो उसके लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। कोई पैराग्लाइडिंग करके एडवेंचर करना पसंद करता है तो कोई राफ्टिंग के जरिए अपने अलग अनुभव प्राप्त करना चाहता है। मगर कई बार इसकी रोमांचक अनुभव को प्राप्त करने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इस शख्स के साथ जो गया था पैराग्लाइडिंग करने, मगर बेचारी की ऐसी हालत हो गई कोई सोच भी नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि छलांग लगाते ही शख्स खजूर के पेड़ में जा अटका। कमांड देते ही शख्स ने पहाड़ से छलांग लगा दी। फिर क्या था, शख्स अपने दिशा में बदल ही पाता तभी उसके सामने लगे खजूर के पेड़ से वो जा अटका।
शख्स का यह रोमांच कुछ फीट की दूरी तक ही गया और देखते हैं कि किस तरीके से शख्स खजूर के पेड़ में पहले अटका, फिर पलटी मारते हुए नीचे गिरा। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसे हम और आप देख रहे हैं और देखने में आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा किस तरीके से जो है। हालांकि शख्स का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसको जान जो है बच गई है और वो अभी सुरक्षित है। तो एडवेंचर ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल भी हो रहा है। अब जो दूसरी खबर हमारे पास वायरल है वो कि नाम के प्रोफाइल से शेयर की गई है, वो एक अकाउंट है उससे शेयर की गई है। अब तक इस वीडियो को 1,76,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, जो आपने वीडियो अभी देखा। साथ ही 1851 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया। वो कमेंट अभी आपको नहीं बताएंगे, अब जाकर के उस अकाउंट पे आप देख सकते हैं। दूसरा जो हमारे साथ है वो जो खबर है वो है समंदर की दुनिया की, कि कितना विशाल और कितना सुंदर है। इसके अंदाज़ा उसके भीतर आप जब जाएंगे तब पता चल पाएगा। इसलिए गोताखोर अंदर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लाते हैं जो बेहद ही दुर्लभ और आकर्षक होता है। इसका कारण भी है कि कई ऐसे जीव समंदर में छिपे होते हैं जिसके आकार और प्रजाति के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। ऐसे में जब देश दुनिया के गोताखोर समंदर की गहराई में जाते हैं तो कुछ खास जरूर ही ढूंढ लाते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में आपको एक ऑक्टोपस नजर आएगा, जो दिखने में तो बेहद ही क्यूट सा नजर आ रहा है। ये छोटा सा ऑक्टोपस समंदर के धरातल पर दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, जो बेहद ही दुर्लभ है, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये समुद्र की गहराई में उसकी अटखेलियां एक गोताखोर ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। लोगों का कहना है कि इंसानों की तरह ही जानवरों को भी खेलना और मस्ती करना बहुत ही पसंद हो गया। इस वीडियो को एक्स मीडिया पर @अमेजिंग नेचर के नाम से एक यूजर ने अपलोड किया है, जिसको 3,88,000 लोगों ने 3,88,000 लोगों ने अब तक देखा है और साथ ही करीब 10,000 लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी किया है, शेयर भी किया है। तो ये जो वीडियो दो मैंने बताया कि ये काफ़ी समुद्र के भीतर के एक रोमांचक है, जहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा जो ऑक्टोपस है उसके वीडियो को गोताखोर ने किया है, जो काफ़ी अभी वायरल हो रहा है। बिल्कुल, अब तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सेगमेंट में आपको दिखाते हैं कि कल की बड़ी खबर क्या है। यानी कल जब अखबार पढ़ेंगे और अखबार जब खोलेंगे तो उसमें जो हेडलाइंस आपको दिखेगी वो हेडलाइन आज रात में ही आपको बता देते हैं। और कल की जो बड़ी खबर है उसमें जो पहली खबर हम आपको बता रहे हैं कि रोहतक हरियाणा में गुरुवार को जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। आज कांग्रेस का हुआ है, कल बीजेपी का मैनिफेस्टो रोहतक में जारी किया जाएगा। सीएम सैनी और जो नड्डा है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो रहेंगे और मोहनलाल बड़ौली जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के हरियाणा के, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। दूसरी खबर है बसपा प्रमुख सुप्रीमो मायावती लखनऊ में वो बैठक करने वाली है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और सभी राजनीतिक दलों से इसकी तैयारियां जो है अपने अपने तरीके से शुरू कर दी है, इसकी ये खबर रहेगी। और तीसरी जो खबर है वो 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं आती सीएलजी ने। केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा और 1 हफ्ते में सरकारी मकान छोड़ने के लिए निर्देश भी दिया। अब सरकार यानी अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है वो शीश महल अरविंद केजरीवाल को अब छोड़ना पड़ेगा। चौथी जो हेडलाइन है कि 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई अहम मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। ट्रंप ने कहा है कि मुझसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पांचवी खबर है गुरुवार को पेजर ब्लास्ट को लेकर पब्लिक स्पीच देंगे हसन नसरुल्लाह। लेबनान में आने से पहले हुई पेजर से छेड़छाड़ महीनों पहले किया गया था 5,000 पेजर्स का ऑर्डर। और आज ये खबर थी, आज हमने दिन में भी 8 बजे भी आपको दिखाया था पेजर ब्लास्ट से किस तरीके से नुकसान और लेबनान में ब्लास्ट किया गया था। और छठी जो खबर है हमारे पास, अंतिम जो हेडलाइन है, गुरुवार से शुरू हो रही है चेन्नई भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की सीरीज। चेन्नई चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा यह पहला टेस्ट मैच। ऋषभ पंत की हो सकती है इस मैच में वापसी। तो ये 6 जो बड़ी खबर जो मैंने हमने आपको बताया अपने हेडलाइंस, जो कल आप अखबारों में देखेंगे। और इसके बाद जो आखिरी खबर हम आपको देते हैं वो गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ करने के साथ आपको हम शुभरात्रि भी कहते हैं। जो पहली जो गुड न्यूज़ है कि कई बार ऐसा मामला सामने आता है जब समाज के रक्षकों पर सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। जब जनता होली खेलती है तब से सब सुरक्षा करते हैं, जब दीपावली के दिए जलाते हैं तब भी ये जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं, जिसके चलते इन जवानों के घरों में क्लेश जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन बिहार के एक एसपी ने, यानी मोतिहारी के एसपी ने जिले पुलिसकर्मियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके बाद ना तो इनकी पत्नी रूठेगी, ना ही बच्चे इनसे नाराज होंगे, और ना ही बच्चे की आइसक्रीम की मांग को ये रोते हुए छोड़ देंगे। बच्चों को उन्हें आइसक्रीम की मांग भी पूरा करेंगे। बता दें कि पूर्वी चंपारण के नए एसपी स्वर्ण प्रभात ने
जिले के पुलिसकर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को महीने में कम से कम 3 छुट्टी देने का ऐलान किया है, जिसे सुनकर सभी पुलिसकर्मी झूम उठे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि नए एसपी ने पुलिसकर्मियों के दर्द को समझा है और वे उसे हल करने के लिए काम करने में लगे हुए हैं। इस खबर के बाद से है जो पुलिसकर्मी है वहाँ पर काफ़ी खुश है और जन्मदिन हो या विशेष मौका 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टी भी उन्हें मिलेगी, ये बात भी एसपी ने कहा। और इस बात को लेकर के इसकी पहल भी शुरू हो गई। सिर्फ पुलिस महकमे में केवल खुशी नहीं है बल्कि इसका आउटपुट भी आने वाले दिनों में दिख सकता है। ऐसा कह रहे हैं कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रभार ग्रहण करते ही अपना पहला कदम पुलिस को तनाव मुक्त करने के लिए उठाया। अक्सर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी एक अदद छुट्टी पाने के लिए अपने अधिकारियों का चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार छुट्टी ना मिलने पर पुलिसकर्मियों का पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त हो जाता है और छुट्टी ना मिलने से पारिवारिक तनाव और बच्चों के साथ उनकी अनबन भी हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए और पुलिस को तनाव मुक्त कर उनका 100% परफॉर्मेंस सुरक्षा के लिए देने के लिए जो एसपी हैं पूर्वी चंपारण के, उन्होंने काम किया। निश्चित तौर पे उनका काम जो है सराहनीय है। और इस गुड न्यूज़ के साथ अपने इस खबर की हम आज 10 की बात की यहीं पर समापन इसका कर रहे हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।